अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब? वीडियोस देख रहे हैं सब अच्छे से? अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही होगी बेटा। बेटा जैसे कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया है, और जो आपका 4 टॉपिक था उसमें हमने डिटरमिनेंट की डेफिनेशन पढ़ी कि क्या होता है बेसिकली डिटरमिनेंट, और हमने उसको ये देखा कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी की पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू अगर हमें बोला जाए कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। ये चीज़ हमने प्रीवियसली लेक्चर में सीख ली है। नाउ आज का जो हमारा लेक्चर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.4 की थी बेटा, तो 3.4 में हमने पढ़े थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो वहाँ पर आपको बताया था कि बेटा 6 टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, जो 3 हमारी रो पे लगते हैं और 3 कॉलम पे, यानी कि बेसिकली हैं तो ऑपरेशन 3 ही, लेकिन 3 रो पे कॉलम पे लगने की वजह से 6 हो जाते थे। उसी तरीके से कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास जिसमें हम डिटरमिनेंट में यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास बात ये आती है कि हमें प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, किस लिए पढ़ रहे हैं हमें प्रॉपर्टी, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा ये हमें कहीं ना कहीं हमारे जो डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो बेसिकली हम ये चेक करते हैं पहले उसमें कि जिस भी रो या कॉलम के थ्रू हम एक्सपेंड करें उस डिटरमिनेंट को, तो वहाँ पर मैक्सिममली आपके पास या तो वैल्यू छोटी होनी चाहिए या फिर हम ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होनी चाहिए। जैसे कि 3x3 ऑर्डर मैक्सिममली कितने जीरो हो सकती हैं? 2 जीरो हो सकती हैं। 2x2 का है मैक्सिममली कितनी जीरो हो सकती है? 1, क्योंकि अगर दोनों ही एलिमेंट या तीनों ही एलिमेंट जीरो हो गए तो डिटरमिनेंट तो जीरो ही हो जाएगा आपके पास, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट की जीरो हो देन डिटरमिनेंट वैनिशेस। यही होता है। तो आज हम इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली ये चेक करेंगे कि ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें हमारे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आवर डिटरमिनेंट। नाउ बहुत ध्यान से समझना है बेटा हर प्रॉपर्टी को। देखिए हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो ये कहती है कि इन अ डिटरमिनेंट इफ rows and columns are interchanged then the value of the determinant remains unchanged। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है और आप उसकी डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो भी आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपको वर्डिंग में नहीं समझ आ रहा है कि क्या कहनी चाह रही है प्रॉपर्टी, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल let I am taking a dat is equals to 1 2 5 6। क्लियर बेटा? अब हम क्या करते हैं, हम पहले इसका a dat कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि अगर हमें 2x2 का dat इवेल्युएट करना हो तो हमारा रूल क्या होता है, हम क्या करते हैं बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टेक द डिफरेंस, यही रूल होता है हमारे पास। दैट इज 6 1 जा 6 एंड 5 2 जा 10 एंड वी गेट 10 minus 6 minus of 10 that is minus of 4। क्लियर? नाउ अब मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ। नाउ अप्लाइंग प्रॉपर्टी, अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ कि मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ, दैट इज ए डैट इज इक्वल्स टू, इसमें जो आपकी रो और कॉलम उनको इंटरचेंज करें, दैट इज ये बन जाएगा 1 2 और ये बन जाएगा बेटा आपके पास 5 6, ऐसे ही बनेगा। दैट इज आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई। अब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो देखिए 6 1 जा 6 5 2 जा 10 अगेन वी गेट एज माइनस ऑफ 4। तो क्या मेरे पास विदाउट प्रॉपर्टी अप्लाई किए और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज आया? कल आपको बताया था बेसिकली डिटरमिनेंट होता क्या है, एक यूनिक वैल्यू होती है जो हमें एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स से मिलती है। तो यहाँ पर भी वो वैल्यू क्या आ रही है, -4, यहाँ भी क्या आ रही है बेटा, -4, यानी कि नो चेंज। यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो वहाँ पर मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा।
यानी कि इन शॉर्ट बेटा अगर आप इसको देखें तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि दिस विल इम्प्लाइज डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है आपके पास कि हमने रोज और कॉलम को चेंज कर दिया। रोज और कॉलम को चेंज करना हमने मैट्रिक्स में सीखा था, उसको क्या बोलते थे, ट्रांसपोज। यानी कि अगर ए डेट लूं और ए ट्रांसपोज का डेट लूं, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। I think you get it. Now, property number 2. In second property, I am saying in a determinant, if any two rows or columns, ठीक है, या तो आप रो या columns को, any two rows and columns are interchanged, then the value of the determinant be negative. That is, or you can say the sign of the determinant, या तो आप ये कह सकते हैं और, या सेकेंड लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, और the sign of determinant must change। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको भी हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। देखो पहले समझो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। कह रहे हैं कि अगर मैं किन्हीं भी दो रो को या किन्हीं भी दो कॉलम को, देखो ऐसा नहीं कि रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, नहीं, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला था कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, बट हियर आई एम सेइंग if any two particular rows or any two particular columns are interchanged with each other, that is, if I am saying R1 can be placed as the place of R1 and R1 can change as place of R2, then the value of the determinant, the sign of the determinant must be changed। कहने की बात है, कहने की वैल्यू है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, कोई डिटर्मिनेंट है, आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो आपके पास आफ्टर सॉल्यूशन -4 आती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, और आप प्रॉपर्टी अप्लाई करें और वहाँ पर आप R1 को R2 बना दें और R2 को R1 या C1 को C2 या C2 को C1 ऐसे चेंज कर दें, या C3 में C3 C2 को चेंज कर दें, किन्हीं भी दो को अगर आप चेंज कर देते हो तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर आपका पहले वैल्यू -4 आ रही है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आपकी पास वैल्यू +4 आएगी। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा if A matrix is, if I am saying A matrix is 1 0 1, A that is 1 0 1 4 5 6 and 1 2 3। क्लियर, मैंने ये अपने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेट कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए अगर आप इसको डेट को एक्सपेंड करें 3x3 ऑर्डर का है तो हम क्या करते हैं, किसी भी रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को चेक करते हैं। यहाँ देखिए R1 में 1 0 है, यानी कि एक एलिमेंट मेरा यहाँ कम हो रहा है, तो मैं R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करके अपना डेट निकालूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, 1। फिर आपको क्या बताया था कि 1 कौन सा एलिमेंट है, A1 1, यानी कि 1 से पहले कौन सा साइन आएगा, प्लस का। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे एक्सपेंड करते हैं, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो, क्योंकि ये मेरे पास R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ तो मेरी फर्स्ट रो एलिमिनेट होगी, एंड एलिमिनेटिंग फर्स्ट कॉलम। तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी बेटा, यहाँ से 5 2 6 3। अब ये स्क्वायर बन गया तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 5 ज़ा 15 -6 2 ज़ा 12। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 0। अब 0 के आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है मेरा, A1 2, 1 + 2 3, दैट इज ऑड है तो हमने लगा दिया 0। अब 0 है, मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू 0 ही देगा तो हम इसको चेक ही नहीं करते। नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 1, और ये कौन सा एलिमेंट होता है, A1 3, 3 + 1 4, इवन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज 2 4 ज़ा 8 एंड 5 1 ज़ा 5। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिली, 15 - 12 दैट इज 3, ये 0 है, 8 - 5 दैट इज 3, 3 + 3 मीन्स 6।
यानी कि अभी हमने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है, सिंपल ए वैल्यू दे रखी थी, ए डैट दे रखा था, हमने उसको कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई 6। अब हम अपनी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या ये वेरीफाई होती है। अब हमने कहा कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम को चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि R1 को R2 लिख दूंगी और R2 को R1। तो देखिए क्या चेंज आता है मेरे पास। बेटा R2 है मेरी 4 5 6, R1 है मेरी 1 0 1, ये है बेटा मेरी 1 2 3। ठीक है बेटे, अब देखिए यहाँ से अगर मैं अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करती हूँ, ठीक है, ये भी मेरे पास ये क्या है, ए डैट की वैल्यू है, अब ये भी मेरे पास क्या है, ए डैट। अब देखते हैं कि इस ए डैट की वैल्यू में क्या चेंज आता है। एक्सपेंड करते हैं हम अपनी फर्स्ट रो के थ्रू, ठीक है, वहाँ पर मैं R1 से किया था, यहाँ पे हम R1 से करते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू, देखिए यहाँ एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 0 0, 2 1 जा 2, यानी कि माइनस लेते हैं हम, तो कितना बनेगा -2। अब 5 के सामने कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। अब एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1, यही बना आपके पास, प्लस ऑफ 6 इंटू, अब यहाँ से देखते हैं 2 1 जा 2 और ये हो गया 0। ठीक है बेटे, तो चलिए ये बना, कितना बना, 4 2 जा 8, 3 minus 1 2, 5 2 जा 10 प्लस 6 2 जा 12, ये कितना बना बेटा, माइनस ऑफ 18, माइनस ऑफ 18 प्लस 12 मीन्स वैल्यू गेट एज -6। देखिए जब मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की थी तो मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 6। लेकिन जब मैंने प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, यानी कि किन्हीं भी दो पर्टिकुलर रो या कॉलम को चेंज कर दिया, मैंने यहाँ रोज को चेंज किया है, तो जब मैंने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया देन आई एम गेटिंग -6 इंस्टेड ऑफ 6। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर है। तो यहाँ बेटा आप अपने कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने रो से करके दिखाया, आपको एग्जांपल लीजिए उसमें कॉलम को चेंज करके देखिए तो भी आपके पास यही जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई होती हुई दिखेगी आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। नाउ बेटा अब हम आते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे। अब देखिए हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। बेटा ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी प्रॉपर्टी हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। और हाँ एक चीज़ और, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, इसमें ये तो सिर्फ हमारी बुक में लिखी हुई है ऐसे कि ये प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 2 है। लेकिन आप जब अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि प्रॉपर्टी 1, वहाँ पर आप पूरी अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करेंगे कि ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। आप वहाँ नहीं लिख सकते हैं कि बुक में, तो कि बुक वाले बार बार नहीं लिखना चाहते उसको, इस वजह से उन्होंने एक बार मेंशन किया कि भाई ये प्रॉपर्टी फर्स्ट में हम ऐसा बोल रहे हैं, आगे फर्दर बोलते जाएंगे प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे, जहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिखेंगे। और प्रॉपर्टी लिखने का आपके पास सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली हाफ मार्क्स होता है। अगर आप प्रॉपर्टी लगा रही हैं लेकिन आप उसको मेंशन नहीं कर रहे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई की है, देन योर हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड, क्लियर है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि हमारा कोई मार्क्स कटे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आती है बेटा हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास कि इनर डिटरमिनेंट इफ any two rows, inner determinant if any two rows or column, any two rows or columns are identical, that is identical का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, identical or you can same, then the value of the determinant, then the value of your determinant must be 0, must be 0। आप समझिए इसको कि इसका क्या मतलब है। ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी डिटरमिनेंट है और उसमें किन्हीं भी दो पर्टिकुलर रोज या कोई भी दो पर्टिकुलर कॉलम आपके पास आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल कहने का मतलब है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि आपका फर्स्ट कॉलम 1 2 3 है और आपका सेकेंड कॉलम भी क्या हो 1 2 3,
तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। ठीक है, अब देखो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं ऐसा क्यों है, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इफ ए डैट हैविंग ए वैल्यू एज, जब अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने कहा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कह सकते हो आप, यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब यहाँ पर दो रोज मेरे पास, सॉरी दो कॉलम्स मेरे पास क्या है, C1 और C2 देखो सेम है, बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों के सेम है ना, तो इन्हीं को कहते हैं हम आइडेंटिकल। तो यहाँ पर C1 और C2 बिल्कुल सेम वैल्यू वाले हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई कैसे करें, कि अगर हमें देखना हो कि भाई हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अब वो देखिए। इसके लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर सेकेंड प्रॉपर्टी C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर दूँ, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दूँ, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो क्या मेरे पास ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद ए डैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा, होगा, क्योंकि C1 और C2 सेम है, बट हमने क्या किया है कि इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसी वैल्यू आ गई। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ए डैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, और आई एम सेइंग ए डैट प्लस ए डैट इज इक्वल्स टू 0। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ये मैट्रिक्स होती तो अब देखो मैं यहाँ पर ऐसा बोल दूँ 2 टाइम्स ऑफ ए डैट इज इक्वल्स टू 0। अब ए डैट में तो मैंने डिटर्मिनेंट की बात कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 टाइम्स ऑफ ए डैट बोल दिया, लेकिन अगर यहाँ हम मैट्रिक्स पढ़ रहे होते तो क्या ये चीज़ ट्रू थी? नो, दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो वहाँ पर मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट बेसिकली है क्या, डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू है, तो वैल्यू को हम वैल्यू में क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। इसलिए डिटर्मिनेंट में ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको बताया था ना कि देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन देयर इज अ टू मच डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इज इट क्लियर? Now from here 2 times of a that is 0, this will implies determinant of a is equals to 0। हो गया हमारा वेरीफाई। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी एक ऐसा डिटर्मिनेंट दिखाई दे जिसमें आपके पास आपकी रोज या आपके कॉलम्स आइडेंटिकल हों, किन्हीं भी दो रो को या किन्हीं भी दो कॉलम्स की वैल्यू सेम हो, तो हम वहाँ पर सीधे ही बिना सोल्व किए ही हम बोल देंगे दिस डिटर्मिनेंट मस्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहाँ पर? तो चलिए अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। एक बार अपनी इस प्रॉपर्टी को आप रीड कर लीजिए। हो गया बेटा? अब हम चलते हैं बेटा अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। अब मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले मैं वर्बली समझाती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है बेटा और किसी भी डिटर्मिनेंट की एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को मैं किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास जो कंप्लीट डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी आपके पास उस स्केलर का मल्टीपल होगी। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि स्केलर आपके पास वैल्यू k है, कोई भी स्केलर आपने k ले लिया और आप उसको किसी भी डिटर्मिनेंट की एक पर्टिकुलर रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें या सिर्फ एक कॉलम के साथ। देखो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे, कंफ्यूजिंग होता है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान दीजिएगा कि जब हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी तो जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे देन दैट स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बट नाउ वी आर स्टडीड अबाउट द डिटर्मिनेंट। In determinant, any scalar can be multiplied with only particular a row or particular a column, कि किसी भी एक particular row या किसी भी एक particular column से हम उसको multiply कर सकते हैं। तो बेटा ये property क्या कहती है कि अगर हम किसी भी determinant की एक row या एक column को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की कंप्लीट वैल्यू भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये है सिंपल लैंग्वेज में इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम लिखते हैं इस प्रॉपर्टी को कि इफ in a determinant any row or column
is multiplied by a scalar then the value of determinant is multiple of that scalar. ठीक है, समझ में आए? आप देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कोई भी ए डैट की वैल्यू लेट, हम कुछ भी वैल्यू सजेस्ट कर लें. तो मान लीजिए कि मैंने कहा ए डैट की वैल्यू हम ऐसे ले लें 1 2 3 4 5 6 0 1 1, कोई भी ले ली हमने, ले लिया. पहले हम क्या करते हैं, इस ए डैट को कैलकुलेट करते हैं. तो हम कहेंगे 1 इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 जा 5 6 1 जा 6 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 और 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा. प्लस ऑफ 3 इंटू 4 1 जा 4 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया. यही आएगा. तो 5 माइनस 6 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, -1. ये कितना आएगा आपके पास, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12. 12 माइनस ऑफ 9 करेंगे कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा. ठीक है. अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं इसकी किसी भी एक रो को या कॉलम को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो जो डेटर्मिनेंट है वो भी उस स्केलर के साथ, जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू वो भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई मिलेगी. यानी कि 3 ना होके मान लो कि उस स्केलर में k ले लूं तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ k आएगा. ठीक है. अब देखो मान लो कि मैं k ही ले लेती हूँ स्केलर, तो अब आप यहाँ से क्या कहेंगे कि आपने डेटर्मिनेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो k से मल्टीप्लाई कर दिया. तो देखिए आप इधर k से मल्टीप्लाई कर दें. हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम अपनी फर्स्ट रो को. ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो k है वो सिर्फ एक ही रो के साथ मल्टीप्लाई है. तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये k 2k 3k, यही बनेगा. 4 5 6 0 1 1. ठीक है. अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, k इंटू कितना आएगा 5 माइनस 6 माइनस ऑफ 2k इंटू 4 माइनस 0 प्लस ऑफ 3k इंटू 4 माइनस 0. तो यहाँ से कितना आया बेटा मेरे पास, ये आया -k, ये आया -8k और ये आया 12k. तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3k. तो देखिए आ गया हमारे पास कि जब मेरे पास ए डैट में मैंने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की थी तो वो कितना था, 3. लेकिन जब मैंने इसकी एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ, पर्टिकुलर रो के साथ, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया डैट को, तो जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू देखो यहाँ से क्या थी मेरी, 3. तो यहाँ पर जो पूरी डेटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी उसका क्या हो गई, स्केलर का मल्टीपल, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ k. ठीक है. ये कहती है बेटा आपके पास आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4. ठीक है, क्लियर. अब देखिए बेटा, नाउ इट्स अ फिफ्थ प्रॉपर्टी. हम अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी को चेक करते हैं. देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके पास. फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है बेटा कि इन अ डेटर्मिनेंट इफ एनी रो और कॉलम, कोई भी आपकी रो रही है आपका कॉलम, एनी रो और ए कॉलम can be written as 2 or more than 2 terms, then the determinant can be written, then the determinant can be divided, या determinant can be written with 2 or more than 2 determinant. ठीक है. अब इसको समझने के लिए हम पहले की एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ये लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी. फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ कहा कि लेट मैं ए डैट की वैल्यू लेती हूँ. मैंने ऐसे बोला, मैंने यहाँ बोला कि
ए प्लस डेल्टा 1, बी प्लस डेल्टा 2, सी प्लस डेल्टा 3। ठीक है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है आपके पास। जैसे मैंने कहा ए प्लस आपके पास यहाँ 3 के बोल दिया या 7 की, कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू सेम रही है एज इट इज A1, B1, C1, A2, B2, C2। मान लो कि ये डिटरमिनेंट ऐसे लिखा हुआ है, तो ये कहती है कि अगर आपके पास किसी डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में भी हो सकता है ये सब, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, कैन बी रिटन एज सम ऑफ, कैन बी रिटन एज, सम डाल लीजिएगा, कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्म्स, तो हम अपने डिटरमिनेंट को भी उतने ही पार्ट में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा, कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो डिटरमिनेंट को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट पहले उठाइए, क्या है मेरा A, B, C। अब R1 और R2 एज इट इज, दैट इज A1, B1, C1, A2, B2, C2, और उसमें हम ऐड कर दें क्या, λ1, λ2, λ3, A1, B1, C1, A2, B2, C2। यानी कि कोई डिटरमिनेंट अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मान लो कि यहाँ पर एक और ऐड होता, a प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यहाँ पर होता, फिर यहाँ डेल्टा 3 डेल्टा 4 होता, यहाँ डेल्टा 5 डेल्टा 6 होता, मान लो ऐसे है। तो जितनी बार भी आपके पास ये प्लस हो रखे हैं, यहाँ कितने टर्म्स में कितनी सम है हमारे पास, कितनी बार ऐड हो रखे हैं, 2 टर्म्स ऐड हो रखे हैं, तो हमने डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में लिख दिया। अगर आपके पास 3 में हो तो 3 में लिख देंगे, 4 में है तो 4 में, लेकिन जो रिमेनिंग आपकी रोज या कॉलम्स हैं वो एज इट इज रहेंगे हर डिटरमिनेंट में। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा इसको कहने का मतलब है कि ये डिटरमिनेंट दे रखा है, आप इसको इसके थ्रू एक्सपेंड करें तो भी आपके पास सेम वैल्यू आएगी, और आप अगर इनको 2 पार्ट में बांट के लिखें और इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू को फिर प्लस करें तो ये दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, मैच करेगी। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास किसी किसी क्वेश्चन में ही यूज होती है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जितनी भी टर्म्स में हमारा ऐड होके लिखा हुआ है या सब्ट्रैक्ट होके लिखा हुआ होगा, हम उतने ही टर्म्स के फॉर्म में अपने डिटरमिनेंट को राइट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आती है हमारे पास लास्ट और हमारी फाइनल प्रॉपर्टी नंबर 6। अब ये 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, आप ये देखिएगा। ठीक है, 6th प्रॉपर्टी क्या बोलती है, नाउ वी आर कमिंग हियर एट 6th प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी बोलती है बेटा मेरे पास कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम if we apply any operation as R1 is changed by R1 plus A into R3, या C1, या इसको कॉलम के केस में भी बोल सकते हैं, C1 की बजाय हम C2 बोल दें कि C2 प्लस K इंटू C3, C1, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखो ऐसी ही कुछ वैल्यूज हमने कहाँ यूज की थी अपने, जहाँ हमने अपनी मैट्रिक्स में अपनी एक्सरसाइज 3.4 सोल्व की थी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, वहाँ हमने कुछ ऐसे ही चेंज किया था। लेकिन वहाँ चेंज करना और यहाँ डिटरमिनेंट में चेंज करने में बहुत फर्क है बेटा। यहाँ पर सिर्फ ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि अगर मैं किसी भी रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उस रो में, सेम रो में क्या करती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इसका प्रूफ आई थिंक सो हमें करने की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही लेसली यूज होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ये हमारी प्रॉपर्टीज लगती हैं जैसे कि हमें अपने डिटरमिनेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने के लिए
अपने जो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए, उसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हमारी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें जब डिटरमिनेंट को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होगा तो हम इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, काफ़ी जगह यूज़ होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है हमारे पास मेनली क्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो हमने ऐसा कर दिया था R1 इज चेंज बाय 3 इंटू R1, लेकिन ये चीज़ मैट्रिक्स में पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ डिटरमिनेंट में पॉसिबल नहीं है कि आप R1 में चेंज कर दें, ये कि R1 को आप क्या कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, वो चीज़ तब पॉसिबल है कि मान लो कि कंप्लीट डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास दे रखी हो, तो आप क्या करें, पहले उस डिटरमिनेंट को 3 से डिवाइड करें, तभी आप 3 से उसको किसी भी पर्टिकुलर उसकी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही हमारे पास ऐसा रूल होता है डिटरमिनेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ मैट्रिसेस में पॉसिबल होती थी, लेकिन डिटरमिनेंट में पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो ये है बेटा आपके पास कुछ आपकी 6 प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने अपनी एक्सरसाइजेज में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटी में भी लिस्टअप है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ आए। अब हम चेक करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करें। थोड़े से 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम आज, और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी हमारी एक्सरसाइजेज में यूज़ हो रही है। तो लेट्स कम विद द सॉल्यूशन ऑफ आवर एक्सरसाइज 4.2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 4 मार्क का एक क्वेश्चन जो यहाँ बनता है वो यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में सिर्फ आपको बताया जा रहा है बेटा कि किसी भी प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई कैसे करना है। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम अपनी 4.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ दे रखा है बेटा एक ए डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और ये कह रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अभी अभी देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, सबसे पहले इसको 0 प्रूफ करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स की सम में लिखी हुई हो तो हम अपने डिटरमिनेंट को उतने ही पार्ट में बांट देते हैं। तो पहले हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बेटा, क्या हम यहाँ से ऐसा बोल दें एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। अब अपनी प्रॉपर्टी जो हमने अभी 2 पढ़ी थी उसको देखिए कि अगर मेरे पास किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी 2 पर्टिकुलर रो या कोई भी 2 पर्टिकुलर कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, दैट इज हैविंग द सेम वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। यहाँ देखिए पहले वाले डिटरमिनेंट में क्या आपका C1 और C3 सेम है, क्या यहाँ पर आपका C2 और C3 सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 0 प्लस 0 0, दैट इज जो मेरा ए डैट चल रहा है, यहाँ से हमने इसको ए डैट नाम दिया था, तो ए डैट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0। ये तो आपसे पूछ रहे हैं कि राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए 0। दूसरा ऑल्टरनेट मेथड, ये तो हमने लगा दी अपनी 2 प्रॉपर्टीज के अंदर। अब अभी जो आपको एक बताया कि हम किसी भी रो में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम C1 को देखो वहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में आ गया है कि मैट्रिक्स में जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो हम अगर रो ऑपरेशन ऑप्ट करते थे तो वहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या होता था, हम रो पे ही ऑपरेशंस लगाते थे, कॉलम नहीं यूज़ कर सकते थे। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट में एक ऑपरेशन आप रो के साथ लगा सकते हो तो दूसरा ऑपरेशन आप अपने कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं। सो प्लीज़ माइंड इट। ठीक है ना, अगर मैं इसको ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व करूँ, दूसरे मेथड से कि मुझे 0 चाहिए, एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब ये है मेरा डिटरमिनेंट, अब यहाँ पर है मेरे पास ए बी सी, ये कौन सा कॉलम है मेरा C3, अगर मैं C3 में से चेंज कर दूँ कि C3 में C2 माइनस कर दूँ
तो मैंने कहा कि लेट मैंने ऑपरेशन लगाया C3 इज चेंज बाय C3 माइनस C2, कर सकते हैं ना हम ऐसा। अभी हमने अपना एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लास्ट प्रॉपर्टी, कि हम किसी भी रो में कोई भी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके प्लस भी कर सकते हैं, किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो A डैट इज इक्वल्स टू, देखिए ये x y z, ये A B C, C3 में चेंज किया है, तो यहाँ से माइनस करेंगे A तो कितना बच जाएगा, ये x बचेगा, यहाँ से B माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, y बचेगा, C माइनस करेंगे कितना बचेगा, z बचेगा। और देखिए अब ये डेटमेंट ऐसा आ गया जिसमें ये C1 और ये C3 आपके पास आइडेंटिकल हो गए, अगेन बाय द प्रॉपर्टी दैट डेटमेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको मर्जी है कि कोई भी आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को कंसिडर करें, कोई भी यहाँ पर दो प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पर भी हमने दो प्रॉपर्टी लगाई है। यहाँ पर हमने क्या किया था, अलग अलग फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले कॉलम में चेंज कर लिया और बाद में अपने आइडेंटिकल की प्रॉपर्टी से इसको 0 बोल दिया, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, comment question number 2, so please have a look on this question. Is A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A minus B, C minus A minus B, B minus C, ये बेटा आपके पास ये दैट इज C minus A, और ये कह रहे हैं इस डेटमेंट की वैल्यू भी 0 प्रूव करो, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर तो हम इनको अलग अलग करके लिखे तो बहुत लंबा पड़ेगा। अब हमने कुछ ऐसा ऑपरेशन देखा था ना, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मैं अपना ऑपरेशन लगाती हूँ कि C1 में मैंने चेंज कर दिया कि मैंने सारे कॉलम को आपस में प्लस कर दिया, R1 में भी लगा सकती हूँ, मैं R1 में भी चेंज कर सकती हूँ। मान लीजिए कि मैंने कॉलम में चेंज कर दिया कि C1 में एक ऐसा चेंज आए कि C1 अब बन जाए तीनों के तीनों कॉलम की एडिशन। तो देखिए क्या चेंज आएगा, ये क्या बनेगा, A माइनस बी है, इसमें B माइनस सी, C माइनस ए ऐड हो जाएगा, इसी तरीके से B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, दैट इज C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी, हो गया C2 C3 एज इट इज, दैट इज B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, इधर C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी। अब देखिए इधर माइनस ए प्लस ए, माइनस सी प्लस सी, प्लस ए माइनस, इसी तरीके से B A C B A, कैंसिल, सारी वैल्यूज क्या आ गई 0। तो ये एक ऐसा डिटरमिनेंट बन गया जिसका एक पर्टिकुलर कॉलम क्या है 0। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ से कि ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये डिटरमिनेंट में आता है हमारा कि कोई भी अगर ऐसा डिटरमिनेंट हो जिसका पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम 0 हो, देन डिटरमिनेंट वैनिशेस। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 1 मार्क में पूछे जाते हैं हमारे पास, और हमें इनको 0 के इक्वल शो करना होता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं और फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गए। तो चलो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है बेटा हमें डिटरमिनेंट है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 और डेटरमिनेंट को वही 0 प्रूव करना है। आप देखिए डेटरमिनेंट मेरा 0 कब हो सकता है, वही कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए मैक्सिममली, तो वही हम 0 बोलते हैं। तो देखो हम ऐसा क्या चेंज करें यहाँ पर कि मेरे पास दो रो या दो कॉलम एडजस्ट हो जाए। भाई ये तो किसी का मल्टीपल भी नहीं बन रहा कि हम किसी एक कॉलम को, किसी भी एक नंबर को यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है। तो चलो हम कुछ चेंज करते हैं। हम ये चेंज कर लें कि ये जो मेरा C3 है ना, इसमें चेंज करते हैं कि मैं इस C3 में से अपना C1 माइनस करूँ, ठीक है। देखिएगा अभी चेंज क्या आता है। ये एज इट इज 2 3 5 7 8 9। आप C3 में से C1 माइनस कीजिए, 65 में से आप 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 63, 75 में से आप 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 72, और 86 में से 5 माइनस करेंगे दैट इज 81। ये मेरे पास वैल्यू आ गई ए डेट की। अब देखिए ये सारा क्या चल रहा है आपका ए डेट चल रहा है, ठीक है। ये दे नहीं रखा है, आप मान के चलेंगे दिस इज ए डेट। अब देखिए 2 3 5 7 8 9। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पर जो 63 है क्या मैं इसको 9 7 सा कह सकती हूँ,
ये जो 72 है क्या मैं इसको 9 8 जा बोल सकती हूँ, और 81 को क्या मैं 9 9 जा बोल सकती हूँ। मुझे यही चाहिए था कि कोई कॉलम ऐसा आ जाए मेरे पास कि उसमें या तो कोई मल्टीपल ऐसा बन जाए, एक पर्टिकुलर एक नंबर ऐसा आ जाए कि जहाँ से मैं उस कॉलम से उसको बाहर निकाल लूँ, और मेरे पास उस नंबर को बाहर निकालने के बाद कोई भी दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए। देखिए क्या ये 9 9 9 सब कॉमन नहीं है आपके पास, तो यहाँ से अगर मैं क्या कहती हूँ, टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3, अगर आप 9 को C3 से कॉमन लेते हैं, और आपको ये भी पता है कि अगर ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर मेरे पास ये जो कोई भी स्केलर किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो डिटरमिनेंट की कंप्लीट डिटरमिनेंट की वैल्यू के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये प्रॉपर्टी में पढ़ा है हमने, तो 9 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 3 5 7 8 9 7 8 9। तो क्या देखें यहाँ से आपका C2 और C3 आइडेंटिकल नहीं है, सेम वैल्यू, देयरफॉर क्या आ जाएगा 9 इंटू डिटरमिनेंट क्या हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से करना था हमें अपना क्वेश्चन नंबर 3। नाउ चेक योर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो? बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल स्टेप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फटाफट से हम अपना लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल, फटाफट से देखिए। हमारे पास गिवन है बेटा 1 1 1 BC CA AB A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A एंड C इंटू A प्लस B। ठीक है, और डिटरमिनेंट को वही हमें 0 प्रूफ करना है। और आपको पता है कि डिटरमिनेंट को 0 प्रूफ करने के लिए हम प्रॉपर्टी वही लगाते हैं कि भाई हमारी कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। देखो जरा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज 1 1 1 BC CA AB, this is AB plus AC, this is BC plus AB, this is CA plus CB। यही है मेरे पास, डिटरमिनेंट को शो करना है मुझे 0। देखिएगा अब कैसे मैं इसको 0 शो करूँ। मैं यहाँ से अपने C3 में चेंज कर लेती हूँ, क्या कि मैं C3 में C2 को प्लस कर दूँ, तो देखिए अभी क्या चेंज आएगा, ये 1 1 1 बन गया, ये आपका BC CA AB, ये क्या बन जाएगा बेटा AB प्लस BC प्लस CA, नेक्स्ट भी ऐड होके क्या बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, और नेक्स्ट भी क्या बनेगा बेटा AB प्लस BC प्लस CA। जैसे हमने यहाँ पर 9 9 9 एक जैसा आ रहा था तो कॉमन निकाला था C3 से, यहाँ पर AB BC CA सेम है तो यहाँ से कॉमन निकाल लें, कॉमन आएगा तो ये कंप्लीट आपके डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा, दैट इज मल्टीपल बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो देखें 1 1 1 यहाँ पर है BC CA AB, और जैसे ही कॉमन आ गया तो यहाँ भी क्या बन गया आपका 1 1 1। अब चेक कीजिए क्या आपका C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो वी कैन से दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, दैट इज वी गेट आंसर इज 0। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज और एक्सरसाइज 4.2 के अप टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आपके हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज़ होंगी और इनको लिस्ट अप आपने करना ही करना है। अगर लिस्ट नहीं करेंगे तो बोर्ड में जब आप पेपर करेंगे और आपने लिस्ट नहीं किया तो हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा अकॉर्डिंग टू CBSE रूल। ठीक है, सो प्लीज़ आप इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।